देखो म्यूचुअल इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने एक पहली कॉइल बनाया, एक पड़ोस में दूसरी कॉइल रखा। जो पहली कॉइल है इसमें हम करंट का अरेंजमेंट करते हैं, सेल लगाते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल में कोई भी सेल वगैरह नहीं लगता है, इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है जो कि देखता है कि क्या इसमें कोई हरकत हुई, करंट पैदा हुई या नहीं हुई। जब प्राइमरी कॉइल में करंट को रिहोस्टेट की मदद से बढ़ाया जाता है तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी बढ़ती हैं, तो पड़ोसी कॉइल से गुजरने वाली भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बढ़ेंगी। इसका मतलब इसमें फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक इंड्यूस करंट पैदा होगी, और ये इंड्यूस करंट लेंज लॉ को फॉलो करते हुए इस तरह से अपनी डायरेक्शन को सेट करेगी कि प्राइमरी कॉइल की करंट अगर बढ़ रही थी तो ये अपोजिट पैदा हो जाता है। देखो प्राइमरी कॉइल की करंट जो इंक्रीज हो रही थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। इसमें प्राइमरी में करंट इंक्रीज हो रही थी। अब इसमें आते हैं प्राइमरी कॉइल में करंट को हम डिक्रीज करा रहे हैं। देखिए बाय यूजिंग रिहोस्टेट हम करंट को अगर घटाएं, इफ करंट इज डिक्रीजिंग इन प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, flux passing to the पड़ोसी coil, neighboring coil is also decreasing, EMF will be induced current will be produced according to Lenz law. Induced current in secondary coil will be in the direction in such a way that it opposes the decrease in the current in the primary coil. और primary coil की current clockwise थी लेकिन घट रही थी, तो ये खुद की डायरेक्शन को भी क्लॉकवाइज में लगाएगा, कहेगा हम तुम्हें घटने नहीं देंगे। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें प्राइमरी कॉइल में करंट को या फ्लक्स को चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस करंट या ईएमएफ पैदा होता है, इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। वही चीज हम अगर डेफिनेशन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ऑन चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल EMF is induced in secondary coil is called mutual induction. करेक्ट? ठीक है। अब बात करना चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसे हम m से लिखते हैं। देखो बेटा, इसमें अगर करंट I1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में N2 लिए, जो फ्लक्स लाइंस यहां से जाएंगी वो phi2 ले लेते हैं। आप यहां सोच के बताइएगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज N1, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इज N2, flux through the each turn of the secondary coil is phi2, इसे phi2 लिया है। तो आप बता सकते हैं सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेजेस N2 phi2 कितना होगा, इसे कौन कंट्रोल करेगा? I1, क्योंकि करंट को बढ़ा दो तो फ्लक्स इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि जब करंट इसमें बढ़ेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो सेकेंडरी में से जा रहा है। तो यहां क्या पाओगे? सिंस फ्लक्स लिंकेजेस, इसे फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं, N2 phi2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी I1, तो N2 phi2 इज इक्वल टू MI1 आता है। M को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, तो देयरफॉर M इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देना चाहे तो बताइएगा, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर अगर हम ले लें तो देन आप बताइएगा M इक्वल टू क्या होता है? N2 phi2। अब आप बताइए क्या डेफिनेशन हुई? म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेजेस इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन हो गई। यूनिट आ जाइए, यूनिट ऑफ एम, बेटा वही इसका यूनिट है, वही इसका डायमेंशन है जो एल का था। देखो एन का कोई यूनिट नहीं, फाई का वेबर पर एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर ये यूनिट आ गया। इसी को हेनरी कहते हैं। पता है 1 वेबर पर एम्पियर इज 1 हेनरी। अब एक बात तो मन में और आएगी कि सर सेकेंडरी में कुछ ईएमएफ भी तो इंड्यूस हुआ था, जरा उसको बात कर लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी
सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा E2, वो क्या आएगा? फैराडे लॉ लगाइए बेटा। फैराडे लॉ था ना, N d फाई अपॉन dt। फाई को फाई 2 कर लो, N को N2 कर लो। E2 इक्वल टू माइनस d बाई डी टी N2 फाई 2 को एक साथ कर लो। अब जरा यहां से देखो बेटा, N2 फाई 2 कितने के बराबर? Mi1। तो इसलिए E2 इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी Mi1। M कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। तो ये M को बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो E2 इक्वल टू माइनस M di1 अपॉन dt। बेटे आप ध्यान रखिए, जैसे सेल्फ इंडक्शन के केस में बैक ईएमएफ आया था E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस एल डी आई बाई डी टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी इज माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। इससे अगर आप एक और यूनिट लेना चाहे तो बताइए क्या आएगा? देखो वही बात है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E2 डी आई वन अपॉन डी टी। इसका भी यूनिट देखो वही आ जाएगा, क्या? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो अनदर यूनिट ऑफ m वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये आएगा। डायमेंशन ml2 t माइनस 2 a माइनस 2। ठीक, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस m आ गया। अब जैसे पिछले में हमने कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था एक सोलेनॉइड का, तो यहां पेयर ऑफ कॉइल होगा और पेयर ऑफ सोलेनॉइड। अभी करा दें या कल कराएं? जल्दी बोलो बेटा। कल करा दो सर, कल। सर कल। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, एक काम करिएगा, एक काम और आपको हम दे रहे हैं। आप इसके न्यूमेरिकल अब सारे लगा डालो भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स। जैसे यहां दो कॉइल है, कॉन्सेंट्रिक है बेटा, दोनों का सेंटर एक है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तुम्हें याद होगा म्यूचुअल इंडक्शन में किसी एक कॉइल को करंट दिया जाता था, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, वो किस कॉइल को करंट देंगे ये क्वेश्चन तय करता है। हम यहां पर या तो इनर को करंट दे दें या आउटर को। नंबर ऑफ टर्न्स भी आप लेना चाहे तो ले लें, इसमें N1 है, इसमें N2 है। इनर कॉइल में करंट लिया जाए कि आउटर में लिया जाए, जैसा आपका मन। चलिए हाँ ठीक है, इनर ले लेते हैं। आप देखिएगा करंट को I1 ले लेते हैं। तुम्हें याद होगा Mi1 इक्वल टू N2 फाई 2, आई थिंक याद होगा आपको। यस सर। तो देखो बेटा M इक्वल टू N2 अपॉन I1 फाई 2 आएगा। M इक्वल टू N2 अपॉन I1 फाई 2 इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, मतलब जिसमें करंट नहीं उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो फाई इक्वल टू होता है BA। यहां जरा आपस में क्वेश्चन कर लीजिएगा, B किसका? जिसमें करंट होगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो B की जगह B1 आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। और A किसका बेटा? A हम उसमें लेना चाहते हैं जिसमें फ्लक्स लिंक हुआ, और फ्लक्स लिंक हुआ आउटर में, बाहर वाले में। फाई 2 का मतलब देखो फ्लक्स किसमें लिंक हो रहा है? सेकेंडरी में। तो यहां पर A2 आएगा। N2 अपॉन I1 B1 का मतलब जानते क्या है बेटा? ये अगर सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1। A2 को आप अगर रेडियस से कन्वर्ट करना चाहे बेटा, मतलब इसको A2 को लिखना चाहे तो सर्कुलर कॉइल है तो पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा। जो कैंसिल हो कैंसिल करिए, ये आया। तो बेटे M आ जाएगा म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, यही आंसर होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स के पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना। इसमें ऐसे बनाते हैं, देखो बेटा, एक ये सोलेनॉइड लीजिए, इसमें आप कुछ कॉपर की बाइंडिंग आप दिखा दीजिए, ये कॉपर की बाइंडिंग होगी। इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, करंट I1 इसमें है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, रेडियस इसका R1 है, और
लेंथ इसका हम L1 ले लेते हैं। इसी के ऊपर एक सेकेंडरी सोलेनॉइड की वाइंडिंग है बेटा, होता है ना, जैसे ये एक सोलेनॉइड है, ये आप मानिए, इसके ऊपर ही जितनी जरूरत हो उसमें आकार की एक दूसरी सोलेनॉइड वाइंड कर देंगे इसके ऊपर। तो दूसरी सोलेनॉइड बेटा इसके ऊपर हम वाइंड करेंगे, एक इस जगह पर एक दूसरा सोलेनॉइड की वाइंडिंग कर दिया, और इसमें जो ऑब्वियस बात है जो नीचे दिखाया है ब्लैक कलर से वो अंदर होगा, ये ऊपर होगा, दोनों के बीच में कांटेक्ट ना हो तो इंसुलेशन लगाया जाता है, बीच में पेपर वगैरह लगा देते हैं ये। तो इसमें जो करंट होगी वो तो कुछ होगी नहीं, केवल इंड्यूस करंट आएगी, तो इसलिए इंड्यूस करंट ना दिखाइए तो ठीक है, क्योंकि उसको तो जब डायरेक्शन की जरूरत होगी न्यूमेरिकल में तब बात करेंगे। ये जो सोलेनॉइड है इसका रेडियस आर, देखो बेटा प्राइमरी सोलेनॉइड का रेडियस R1 था, एरिया A1 मान लीजिएगा, इसका एरिया A2 मान लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लीजिए, और जरूरत होगी तो इसका रेडियस जो है वो R2 मान लेते हैं। तो हियर देयर इज वन सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N1, लेंथ इज L1, और उसके ऊपर एक दूसरी सोलेनॉइड को वुंड किया गया है, इसकी लेंथ L2 है, एरिया E2 है और रेडियस R2 है। अब आप बताइएगा Mi1 इक्वल टू N2 phi2, M इक्वल टू N2 अपॉन I1 phi2, फिर यहां से अलर्ट हो जाए करिए phi इक्वल टू BA, फिर वैसे क्वेश्चन के लिए B किसका, जिसमें करंट हो बेटा, जिसमें करंट होती है वही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो करंट I1 वाले में है तो B1, और एरिया किसका, जिसमें फ्लक्स इंड्यूस हो, फ्लक्स जिससे पास हो, और वो है बेटा A2। आप आइएगा N2 अपॉन I1 B1, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द प्राइमरी सोलेनॉइड, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड, तुम्हें याद है कल भी आया था, म्यू नॉट Ni, N की जगह N1, I की जगह I1, N स्मॉल होता था, याद रखो म्यू नॉट N1 I1, N1 यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड का। A को A2 ही रखना चाहे तो रख ले, पढ़ा रहने देते हैं अभी। तो ये आप देखें क्या आएगा, I1 से I1 कैंसिल होगा, तो ये आएगा म्यू नॉट N1 N2 A2, ये पार्ट आ गया। लेकिन आप N1 की जगह N1 बाई L1 लिख सकते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L1 A2। हो गया आंसर, एक तरह से आप यहीं पर आंसर खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा करते हैं बेटा, किसी एक कॉइल का या एक सोलेनॉइड का ही एरिया देते हैं। जब एक का ही एरिया दें तो इनका मतलब होता है कि ये जो नीचे वाली सोलेनॉइड है इसके ऊपर वाली सोलेनॉइड की बड़ी फाइन बाउंड किया गया है। इसका मतलब नीचे वाली सोलेनॉइड पर ऊपर वाली सोलेनॉइड को बड़ा ही होता है ना स्मार्टली वुंड किया है, जिससे कि A2 और A1 सेम है। तो अगर हम लिखना चाहें लिख ले, लेट A2 इज इक्वल टू A1 इक्वल टू A, अगर A मान ले तो आप इसे लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, जहां पर R क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस, जब दोनों का एरिया सेम है तो रेडियस R1 R2 भी सेम होता है, लिख दोगे सिंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। तो अगर क्वेश्चन में A2 को A1 के बराबर दें तो R2 भी R1 के बराबर होगा, और तब ये इक्वेशन आपका ऐसे आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L1, और A2 की जगह आप पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां R इज द रेडियस ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स, और अगर R2 R1 अलग लें तो A2 को पाई R2 स्क्वायर लिख लेना, करेक्ट? यस सर। यस।